नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जिस तरह से बिहार में नतीजे आए, हर कोई हैरान है, क्योंकि लहर तेजस्वी यादव के नाम की थी, लहर वोटर अधिकार यात्रा के नाम की थी, क्योंकि राहुल और तेजस्वी के नेतृत्व में जबरदस्त देखने को मिला था असर उस यात्रा का। और जनता ने जिस तरह समर्थन किया था, जनता ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा किया था, यहां तक कि अमित शाह जब रैली करने पहुंचे थे तो उनके समर्थकों ने भी राहुल गांधी की उस रैली का जिक्र कर दिया था और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा वहां भी दोहरा दिया गया था। हर बच्चे की जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा था, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। और अब उस नतीजों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, लगातार कांग्रेस की तरफ से नए खुलासे किए जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। और जिस तरह से देखा गया नतीजों वाले दिन 14 तारीख को, जिस तरह से पवन खेड़ा से लेकर या फिर आरजेडी के नेता या फिर दूसरे जितने भी तमाम नेता था, सभी ने, हर किसी ने इलेक्शन कमीशन और खासकर ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि ये जो जीत हुई है ये इलेक्शन कमीशन की जीत है। ये ज्ञानेश कुमार बिहार चुनाव जीतना चाहते थे तो उन्होंने जीत लिए। और इसी को लेकर अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ही धांधली करके एनडीए को 200 पार पहुंचा दिया है। लेकिन अविनाश जी, इस पर चर्चा चल रही है, इलेक्शन कमीशन के सहारे से बीजेपी जीत गई, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अब वहां बन गई। और लेकिन इसके इतर एक और खबर ये चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से बीजेपी को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं विपक्ष की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच मिली भगत थी, एसआईआर प्रक्रिया भी इसीलिए कराई गई जिससे बीजेपी को जीत हासिल हो सके, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा था नतीजे बिल्कुल वैसे ही आए। तमाम तरह की कोशिशें की गई विपक्ष की तरफ से कि इस बार धांधली ना हो, चाहे वो पहले चरण का मतदान रहा हो या वो दूसरे चरण का मतदान रहा हो, दोनों ही चरणों में विपक्ष ने पूरी सतर्कता दिखाई। जिस तरह से तमाम वीडियो आए आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर, जिस तरह से शिकायतें की गई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जांच भी की गई, हालांकि बाद में उन सारे आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अगर जांच हुई तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि दिक्कतें तो हुई हैं, उस पर सफाई कोई भी दे दी गई हो। लेकिन जो आरोप थे कि स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद हो जा रहा है, बार बार बंद हो रहा है, तो ये आरोप सही साबित हुए विपक्ष के, यानी विपक्ष का शक एकदम सही निकला। और जब नतीजे आए तो उन आरोपों पर, उस शक पर पूरी तरह से मोहर लग गई। लेकिन इन सब के बीच में अब जो चर्चा चल पड़ी है नीतीश कुमार को लेकर, सीएम फेस को लेकर, उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी को मदद की या इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच जो मिली भगत रही, उसने अब एनडीए में ही एक खींचतान, एक दरार लाकर खड़ी कर दी। नहीं, बिल्कुल जो आप बोल रही हैं। सबसे पहले तो जो चुनाव वाला मुद्दा है, चुनाव में पहले दिन से ही विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे थे कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव, जैसे आपने बोला कि इलेक्शन कमीशन जांच कराएगा, लोकल प्रशासन की तरफ से जरूर जांच हुई है। चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो कभी भी विपक्ष के किसी भी आरोप पर जांच नहीं कराता। वो तो ये कहता है कि पहले आप शपथ पत्र दीजिए और अगर आपकी जो शिकायत है वो झूठी पाई जाएगी तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। और चुनाव आयोग जो भी जांच करेगा, ये मान के चलिएगा, उसमें विपक्ष के तमाम आरोप, भले वो कितने भी सबूत लेकर सामने चला जाए, उन सभी आरोपों को वो खारिज कर देगा। तो सीधी सी बात कि चुनाव आयोग, जो विपक्ष शुरुआत से बोल रहा है कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है, और इस बार तो जो विपक्ष के लिए, जो बीजेपी के लिए काम किया, वो तो अमित शाह ने जो उम्मीद की थी उससे भी ज़्यादा बेहतर काम करके दे दिया। नहीं तो फिर अमित शाह 160 सीटों का दावा नहीं कर रहे होते, वो 200 पार ही बोल रहे होते कि भाई इस बार हम 200 पार करेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 400 पार का जो नारा था वो एक जुमला बन गया था। तो इसीलिए इस बार बीजेपी को लगा होगा कि भाई इतना सब काम हो रहा है तो 160 सीटें तो अपन जीत ही जाएंगे। लेकिन जब हमने देखा कि भाई जो लहर दिखाई नहीं दे रही थी सामने, क्योंकि जो चुनाव हुआ उससे पहले जितने भी एग्जिट पोल आ रहे थे, जितने ओपिनियन पोल आ रहे थे, उन सब में एक चीज़ साफ दिखाई दे रही थी कि नीतीश कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी है। उनकी लोकप्रियता 12 से 15% के बीच में ही बनी हुई थी, जबकि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता का जो पैरामीटर था वो 40% से ऊपर बना हुआ था। यानी नीतीश कुमार से 3 गुने से ज़्यादा लोकप्रिय वहाँ तेजस्वी यादव थे। एनडीए के सारे नेताओं का यदि ये जोड़ लिया जाए, उनकी सबकी लोकप्रियता, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा लोकप्रिय बिहार के अंदर तेजस्वी यादव थे।
लेकिन ये सब कुछ तब तक चलता रहा जब तक अमित शाह ने 160 नंबर का जो फिगर नहीं दे दिया कि हम लोग 160 सीटें जीत रहे हैं। जैसे उन्होंने 160 सीटें बोली, वैसे ही सभी के सभी जो भी एग्जिट पोल आए थे वोटिंग के बाद, उन सब ने भी लगभग 160 के आसपास सीटें दे दी। लेकिन वोट शेयर के मामले में एनडीए और महागठबंधन को ज़बरदस्त टक्कर बताई गई थी। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो हमने देखा कि पूरा का पूरा चुनाव वन साइडेड हो गया। तो साफ सवाल तो उठ ही रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने बोला कि जो चुनाव आयोग के चलते जो एनडीए के अंदर टकराव शुरू हो गया है, बीजेपी की कोशिश पहली तो यही थी कि जेडीयू के साथ में उनका सीटों का जो अंतर है वो इतना बड़ा हो जाए कि नीतीश कुमार सीएम पद के लिए दावेदारी ही नहीं कर पाए। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को, अगर नीतीश कुमार को हटा देते हैं तो बीजेपी और उनके सहयोगी बहुमत के पार नहीं पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल करीब जाकर। अगर हम नीतीश कुमार को हटा देते हैं तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो लगभग 117 सीटों पर आकर रुकता है। अब आपको बहुमत के लिए सीट चाहिए 122, और बाकी सीट आप कैसे लेके आएंगे? क्योंकि बाकी की जो सीटें हैं वो सारी की सारी सीटें या तो इंडिया गठबंधन के पास में या फिर ओवैसी साहब के पास में। और ओवैसी साहब से तो आप समर्थन वापस ले नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ओबीसी से समर्थन लिया तो उसका नुकसान आपको पूरे देश में उठाना पड़ेगा। तो इसलिए बीजेपी उधर तो जाएगी नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो ओबीसी के विधायक हैं AIMIM के, उनमें से कोई भी विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, यहीं स्टॉप लग जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी करीब तो पहुंच गई है विदाउट नीतीश कुमार के, लेकिन हालत ये है कि वो नीतीश कुमार को छोड़कर सरकार नहीं बना सकती। लेकिन बीजेपी के अंदर जो हमने देखा पूरे चुनाव अभियान में, आप देख लीजिएगा, उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर कभी भी सहमति नहीं दी थी और आज भी सहमति नहीं दी है। आज भी बीजेपी के अंदर यही बोला जा रहा है कि भाई विधायक तय करेंगे। भाई आप नतीजे आ चुके हैं, जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी है, विदाउट जेडीयू के आप सरकार नहीं बना सकते। तो क्या अभी भी बीजेपी के अंदर ये कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से विधायकों को मैनेज कर लिया जाए कि जेडीयू से आप विधायक तोड़ने वाले हैं कि आप किसी दूसरी पार्टी से विधायक तोड़ने वाले हैं? दूसरी पार्टी तो वहाँ खाली एक आरजेडी बची हुई है, लेकिन आरजेडी के विधायक तो आप पिछली बार भी नहीं तोड़ पाए थे। 3 विधायक थे जो जेडीयू से ही गए थे उधर, जो पहले जेडीयू में थे बाद में पाला बदल के उधर गए थे, वही 3 लोग आपकी पार्टी में एक तरीके से जेडीयू में वापस लौट पाए थे। बाकी का कोई भी विधायक आप आरजेडी से हिला तक नहीं पाए थे। तो ऐसे में बीजेपी को भी ये चीज़ पता है कि उसके लिए सत्ता हासिल करना बहुत मुश्किल है। खाली तभी जीत सकते हैं वो, मतलब एक तरीके से अपना सीएम बना सकते हैं, जब वो जेडीयू के अंदर सेंध लगा दे। और जिस तरीके से 14 तारीख को चुनाव नतीजे आ गए हैं और अब तक बीजेपी की तरफ से जो नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई है, उसके बाद इस तरीके की खबरें भी चल रही हैं कि बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू को ही तोड़ दे। क्योंकि जेडीयू की टिकट पर भी तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार वो जीत कर आए हैं जो बीजेपी के लीडर रहे हैं। और चुनाव के समय बीजेपी ने जब जेडीयू को वो सीट दी थी तो अपना नेता भी दे दिया था कि भाई ये लो, आप अपनी चुनाव तो लड़ लो जेडीयू से, लेकिन इस सीट पर उम्मीदवार हम तय करेंगे। तो ऐसे लोग जो विधायक बनकर आ गए हैं उनको वापस बीजेपी में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार तो मतलब बहुमत तो मिल गया है, लेकिन सरकार बनाने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, क्योंकि सीएम फेस को लेकर शुरुआत से ही खींचतान देखने को मिल रही थी। नीतीश कुमार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। कई बार अमित शाह से सवाल किया गया, लेकिन अमित शाह इसका जवाब देते हुए दिखाई नहीं दिए। और अब भी जब बिहार में सरकार एक तरह से साफ हो चुका है कि जल्दी ही सरकार का गठन हो जाएगा, एनडीए को जीत मिल चुकी है और अच्छी जीत मिली है, उसके बाद भी सीएम फेस को लेकर जब सवाल किया जा रहा है विनोद तावड़े से, तो वो कहते हैं कि अभी जश्न मनाइए, अभी सीएम को लेकर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है, ये बताता है कि अभी भी कहीं ना कहीं खींचतान मची हुई है, नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगाना चाह रहे हैं। इसी तरह चिराग पासवान से जब इस पर सवाल किया गया तो जो चिराग पासवान मतदान से पहले तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार बनाएंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले चिराग पासवान या हर कोई जो भी दूसरे नेता थे वो इस सवाल पर बचते दिखाई दे रहे थे, जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तेज होने लगी थी। उसके बाद थोड़े थोड़े इनके बयानों में बदलाव देखने को मिले, चाहे राजनाथ सिंह रहे हों या चिराग पासवान हो, सभी ने ये माना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दबी जुबान से किसी ने कहा, खुलकर कहा। हालांकि अमित शाह या पीएम मोदी या फिर जेपी नड्डा की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सिर्फ यही
कहा गया कि नेतृत्व में इनके चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी जो लोग थे हर कोई यही कह रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब जब मतदान हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, एनडीए को बहुमत मिल चुका है और एनडीए में भी अच्छी खासी तरीके से बीजेपी आगे निकल गई है, उसके बाद बीजेपी अपने तेवर वही फिर से दिखा रही है। और अब चिराग पासवान का भी यही कहना है कि अभी हम इस पर कोई बात नहीं करना चाहते। दूसरे नेताओं का कहना है कि विधायक तय करेंगे कि कौन सीएम बनेगा। और उसके अलावा विनोद तावड़े ने तो साफ साफ कह दिया कि अभी जश्न मनाने का समय है, इस पर बाद में बात की जाएगी। तो साफ है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि वही सीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है जिस पर आपने अभी बताया भी अविनाश जी, कि किस तरह से बिना नीतीश के भी दिक्कत होने वाली है बीजेपी को, तो कैसे साधेंगे? क्या नीतीश इसका फायदा अब भी उठा पाएंगे या अब नीतीश के लिए कोई रास्ते बचे ही नहीं है? नहीं, अब जो हालत इस समय बन चुकी है उसमें नीतीश कुमार के लिए कोई रास्ता अब ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उनको पलटी मारनी है तो उनको अभी पलटी मारनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार भले ही नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम बना भी देती है, एक बार नीतीश कुमार सीएम बन जाते हैं तो वो कितने दिन तक चलेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बिहार में जब 2024 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला था, जबकि दल बदल कानून जो है उसके अनुसार उन तीनों विधायकों की सदस्यता तत्काल समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने जो जेडीयू आरजेडी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ तारीख पर तारीख देते रहे कि भाई सुनवाई कर रहे हैं, शिकायत मिल गई है, हम विधायकों का भी पक्ष सुनेंगे, आरजेडी का भी पक्ष सुनेंगे। लेकिन वो पक्ष 2 साल तक नहीं सुन पाए, उन विधायकों की सदस्यता बनी रही। और यही खेल बीजेपी बाद में 2-4 महीने के बाद जेडीयू के साथ भी कर सकती है। अपने जो विधायक हैं, एक बार सबसे पहले तो क्योंकि विधानसभा का गठन जरूरी है, उसके बाद ही ये दल बदल वाले जो भी खेल होंगे तभी हो पाएंगे। और ऐसे में अगर बीजेपी अपना विधानसभा अध्यक्ष बनवा लेती है, नीतीश कुमार को अगर अपनी सरकार बचाए रखनी है, 5 साल तक उनको सीएम बने रहना है, तो पहली कोशिश तो उनको यही करनी चाहिए कि इस बार वो किसी भी कीमत पर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी को ना दें। शुरुआत से ही आप देखिए, जब नीतीश कुमार 2005 में सीएम बने तो विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का बना। उसके बाद 2010 में जब चुनाव हुए, दोबारा नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे, तब भी जेडीयू का विधानसभा अध्यक्ष रहा। नीतीश कुमार ने कभी भी विधानसभा अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, यहां तक कि 2015 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे, महागठबंधन की सरकार बनी थी और सबसे बड़ी पार्टी उस महागठबंधन में बनी थी आरजेडी। लेकिन नीतीश कुमार ने तब भी विधानसभा अध्यक्ष पद अपने पास में ही रखा, उन्होंने आरजेडी या कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष पद नहीं दिया था। और उसके बाद 2020 में जब नीतीश कुमार काफ़ी कमजोर पड़ गए तो बीजेपी ने वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष पद अपने पास हथिया लिया था। और उसी का रीजन था कि जब नीतीश कुमार दोबारा लौट के आते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष से जब शिकायत की गई कि भाई जो 3 विधायक हैं आरजेडी के, इन्होंने दल बदल किया, पाला बदल किया है, आप इनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कीजिएगा, और उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है कि भले ही सीएम पद का फैसला तो अभी तक नहीं हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास में ही रहेगा। और ऐसा होता है तो फिर ये मान के चलिएगा, नीतीश कुमार अगर बन भी जाते हैं, अभी तो उनके सीएम बनने पर ही संशय दिखाई दे रहा है, और अगर बन भी जाते हैं तो ये सरकार 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। बीजेपी जो शुरुआत से कहती चली आ रही है कि जब तक हमारा सीएम बिहार में नहीं होगा तब तक अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे वो। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन आने वाला है, 25 दिसंबर का जन्मदिन है, तो संभवतः 25 दिसंबर तक यदि नीतीश कुमार बन भी जाते हैं तो क्या 25 दिसंबर तक वहाँ सरकार बदल जाए, बीजेपी अपना सीएम बना ले। तो ऐसे में कई चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को साफ करनी है। और आप देख भी रही हैं 14 तारीख को नतीजे आए हैं और अब तक एनडीए के अंदर कोई भी वो दल भी, जो दल विधानसभा जब चुनाव हुए थे, आप चिराग पासवान का बयान देख लीजिए, उन्होंने क्या कह रहे थे वो कि पहली बार एलजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे आ गए हैं तो चिराग पासवान से जब सवाल किया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, सीएम बनेंगे, तो फिर वो अपने बयान, जो पुराने बयान अब तक 1 महीने से वो देते चले आ रहे थे, उन बयानों से वो एक तरीके से पूरी यू टर्न ले गए हैं। अब वो वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा अब तक अमित शाह की थी कि भाई विधायक तय करेंगे। अब जो चीज़ बीजेपी बोल रही है वही चीज़ अब एलजेपी बोल रही है। और बीजेपी के नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका तो एक अलग ही बयान आया कि नीतीश कुमार ऐलान करेंगे नाम का। अरे भाई, नीतीश कुमार क्यों ऐलान करेंगे? अपने नाम का ऐलान तो वो करेंगे नहीं।
कि क्या आप जिस तरीके से राजस्थान में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने पर्चियां वहाँ के जो मुख्य जो सीएम पद के दावेदार थे उनसे खुलवाई थी। शिवराज सिंह चौहान तो सीएम थे, आप पर्ची शिवराज सिंह चौहान से खुलवा रहे थे, उनसे कि सीएम कौन बनेगा आप शिवराज के से ऐलान करवा रहे थे। राजस्थान में आप वसुंधरा राजे सिंधिया से ऐलान करवा रहे थे कि क्या उसी तरीके से अब आप बिहार में नीतीश कुमार से ऐलान करवाएंगे कि सीएम कौन बनेगा? अरे भाई, जब नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगनी है तो आप सीधा सीधा बोलिए कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े हैं और वही सीएम होंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं कि सीएम कौन होगा, तो साफ इससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी कोई दूसरा खेल खेल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ है कि नीतीश कुमार के साथ एकनाथ शिंदे वाला खेल खेला जा सकता है और इस बात की आशंका तो दिसंबर 2024 में ही लग गई थी, जब अमित शाह ने बिल्कुल वही बयान दिया था जो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वो दे रहे थे कि नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन बाद में विधायक कौन होगा ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा, सीएम किसे बनाया जाएगा। ये सारी चीजें चली रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो नतीजे आए हैं उसने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम बात कर ही रहे हैं कि आखिर अब सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार के पास अब कोई रास्ता खुला रह गया है? क्योंकि कई बार राहुल गांधी की तरफ से या तेजस्वी की तरफ से, लालू यादव की तरफ से उन्हें ऑफर दिया गया, उन्हें यह बार बार आगाह किया गया कि बीजेपी आपके साथ खेल कर सकती, अभी भी वक्त है, आपके लिए दरवाजे खुले, आप आ जाइए। लेकिन नीतीश कुमार उधर नहीं गए और अब जब नतीजे आ चुके हैं, अभी भी नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लग रही है, तो यह साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर अब ये भी चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या अब संन्यास लेने का वक्त आ जाएगा। ये सारी चर्चाएं चल रही है, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। लगातार यही कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि वोट चोरी होगी, एसआईआर प्रक्रिया धांधली के लिए करवाई जा रही है और उन आरोपों पर मोहर लग गई है और इसीलिए एक बार फिर विपक्ष उसी तरीके से पूरे सबूत रख रहा है। कांग्रेस की तरफ से बाकायदा सबूत रखे गए कि कैसे बीजेपी को जिताया गया है इलेक्शन कमीशन की मदद से। लगातार आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है और अब इस मुद्दे को एक बार फिर भुनाया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में अभी और चुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने तो पहले ही दिन यह बात कह दी थी, जब नतीजे आए 14 तारीख को अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट करके ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा और साथ ही ये कह दिया कि जो बिहार में हुआ वो ना पश्चिम बंगाल में होने देंगे, ना असम में होने देंगे और उत्तर प्रदेश में भी नहीं होने देंगे। क्योंकि आप जानते हैं अविनाश जी, लगातार यही चर्चा चल रही है कि बिहार का असर आने वाले चुनावों पर जरूर पड़ेगा, जिसमें अब यूपी जो कि 2027 में होना है उस पर तो सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ऐसे में अभी से अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेताओं ने कमर कस ली और उसी के लेकर प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका बयान आया है। वोट चोरी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने निशाना साधा है और क्या कुछ खुलासा किया है, क्या कहना है उनका बिहार विधानसभा 2025 के नतीजों को लेकर, सुन लेते हैं। कांग्रेस के 5-6 राज्यों के कंबाइन करके भी नहीं आए, इस तरीके से अटैक है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी इस पर बहुत कुछ कहा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम समीक्षा करके इस पे बोलेंगे, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई बात कहना नहीं चाहता। पर राजनीति में अहंकार बुरी चीज होती है, राजनीति में अहंकार की ओर देखना भी नहीं चाहिए। याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 1984 पार्लियामेंट, 2 सदस्य आए थे आपके, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय, जिनको विपक्ष भी सम्मान करता था, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हार गए थे। एक वो भी दौर था भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस की कुछ सीटें कम आई, हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आई, जमीनी धरातल पर जो दिख रहा था उसके अनुसार नहीं आई। हम समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके अहंकार भरी भाषा नहीं, हम वो भाषा बोलेंगे जो राजनीति में बोली जानी चाहिए। तो अभी प्रमोद तिवारी को हम लोग सुन रहे थे। अविनाश जी, वोट चोरी का मुद्दा एक बार फिर बड़ा हो गया है क्योंकि बिहार में पूरी कोशिश की गई विपक्ष की तरफ से, जमीन पर उतरकर मेहनत की गई, वोटर अधिकार यात्रा का असर भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। सबसे पहले एसआईआर को लेकर जो बिहार बंद बुलाया गया था एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ, उसमें भी जन समर्थन अच्छे से जुड़ा था। मतलब ये साफ था कि पूरी जनता का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है। तेजस्वी यादव एक अच्छे विकल्प के तौर पर निकल कर आ रहे थे और जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आए, जो भी चर्चाएं चल रही थी, उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1
पर बने हुए थे। और उससे भी बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है, जो आकलन किया जा रहा है, जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं नतीजे आने के बाद से हम जो देख रहे हैं, उसमें ये साफ हो रहा है कि ना वोट शेयर कम हुआ है, उल्टा वोट बढ़ गए हैं। इस बार पूरे महागठबंधन के वोट बढ़े हैं, आरजेडी का वोट शेयर उतना का उतना ही बरकरार है, जबकि कुछ कुछ परसेंट बढ़ा ही है। तो फिर आखिर ऐसा कैसे संभव है कि आरजेडी इतना पिछड़ गई? मतलब कहां 75 सीटें, कहां 25 सीटें, ये मायने रखता है। और ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे संभव है कि सब चीजों में बढ़ोतरी हो रही है। महागठबंधन इस बार पिछली बार से ज्यादा मजबूत था, एकजुटता दिखाई दी, तो फिर आरजेडी या पूरे महागठबंधन इतना कम सीटों पर कैसे पिछड़ सकता है? इसके बारे में बताएं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं, नतीजे जो आए हैं, और वो जो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा था, वो साफ साफ बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। महागठबंधन का ना तो वोट कम हुआ है, वोट कम होने की जगह बढ़ गया है। अगर हम 2020 के चुनाव से देखें तो महागठबंधन का वोट 35 लाख ज़्यादा वोट उनको मिला है। उनका जो वोट शेयर पिछली बार था, उस वोट शेयर से भी 1% ज़्यादा मिला है उनको वोट। पिछली बार 37% के करीब उनके पास वोट शेयर था, जो बढ़कर इस बार 38% हो गया है। हम अगर अकेले आरजेडी की बात करें, आरजेडी पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 143 सीटों पर चुनाव लड़ी है। पिछली बार उनको 97 लाख वोट मिला था, जो इस बार 1,15,000 को भी, 1,15,00,000 को भी पार कर गया। यानी आरजेडी को अकेले 18 लाख ज़्यादा वोट मिला है पिछले चुनाव की तुलना में। और आप सीटों के आएंगे तो पिछली बार सीट उनको मिली थी 75 और इस बार मिली 25। यानी आपका वोट बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा। आप कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ज़्यादा वोट लेके आते हैं, लेकिन आपकी जो सीटें हैं वो 2/3 कम हो जाती हैं। 75 में से आपके हाथ से 50 सीट और निकल जाती हैं। तो ये चीज़ किसी का गणित समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम चिराग पासवान की पार्टी को देखते हैं, उनकी पार्टी को पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें 5.66% वोट मिला था, और इस बार 5% से भी कम वोट उनको मिला है। लेकिन 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, और इस बार उन सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 19 सीटें हो गई। यानी चिराग पासवान की पार्टी का वोट शेयर कम होता है, लेकिन सीटें बढ़ जाती हैं। आरजेडी का वोट शेयर बढ़ता है, 18 लाख से ज़्यादा उनको वोट और एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन सीटों की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ खाली महागठबंधन में एक आरजेडी के साथ में नहीं हुई है, बल्कि महागठबंधन के हर दल के साथ में, हर पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो CPI ML हो, सभी का वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस तो पिछले चुनाव में, जो पिछली बार चुनाव हुआ था 2020 में, उसकी तुलना में 10 सीटें कम चुनाव लड़ी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। लेकिन आप सीटों में देखिएगा, पिछली बार उनको 19 सीटें मिल रही थी, और ये कहा गया था कि भाई चलो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था। इस बार तो और भी खराब हुआ है। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस ने अपने वोट तो बढ़ा लिए, लेकिन सीट 6 ही रह गई। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। SIR की जिस प्रक्रिया पर विपक्ष पहले दिन से सवाल उठा रहा था कि भाई इसमें काफ़ी धांधलियां हो रही हैं, और राहुल गांधी तो लगातार बोल रहे थे कि ये जो चुनाव है ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। हम लोग हारे जरूर हैं और हार को स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। पूरी तरीके से एक पार्टी को जिताने वाला चुनाव था, और जिसमें बीजेपी चुनाव जीत गई। भाई जब जिस संस्थान के पास में चुनाव कराने का अधिकार है, और अगर उसी संस्थान पर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हों और वहाँ से कोई जवाब भी नहीं आ रहा हो, तो सीधा सीधा पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे वोट का मामला हो, कोई भी चीज़ हो, SIR की प्रक्रिया पर जिस तरीके से वोट काटे गए, और अंतिम समय पर, भाई भारत के इतिहास में अब तक जितने भी चुनाव हुए, चुनाव से पहले एक फाइनल वोटिंग लिस्ट आती है, उसके आधार पर चुनाव होता है। इस बार भी चुनाव से पहले फाइनल वोटिंग लिस्ट आई, लेकिन जो फाइनल वोटिंग लिस्ट थी और जिस वोटिंग लिस्ट पे चुनाव एक तरीके मतदान हुआ, उसमें ही 3 लाख वोटों का अंतर आ गया। ये भारत के चुनाव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतिम वोटिंग लिस्ट में 3 लाख मतदाता जोड़े गए। ये कौन से मतदाता थे? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है। और इसको लेकर केरल कांग्रेस की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में भी कई तरीके से बताया गया है, पूरी रिपोर्ट वहां पर एक उन्होंने साझा की है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से धांधली करने की कोशिश की गई है। तो उसको हम एक बार ट्वीट को देख लेते हैं कि केरला कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है और उसमें क्या क्या उन्होंने जानकारियां दी हैं। उस ट्वीट को उसमें हम उसका समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार में खेल खेला गया, और इससे और साफ होगा, मतलब सबूत
जो लगातार आ रहे हैं, लगातार हम देखें कि राहुल गांधी की तरफ से भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार राहुल गांधी ने सबूत पेश किए और उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जनता का विश्वास बढ़ रहा है। और वोटर अधिकार यात्रा में जो असर देखने को मिला उसके पीछे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी उससे यह साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं जनता मान रही है। और बिहार में भी सीधे तौर पर अमित शाह के समर्थकों की तरफ से राहुल गांधी के लिए कह देना कि हाँ वो आए थे और वो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आए हैं, वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थकों पर भी राहुल गांधी का असर था। लेकिन फिर जब नतीजे आते हैं तो उन नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। तो अभी हम देख सकते हैं केरला कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है, एनडीए द्वारा जीती गई 202 सीटों में से 128 सीटें पूरी तरह से एसआईआर आधारित मतदाता विलोपन से आई। हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग की तरफ से प्रकाशित मतदाता विलोपन आंकड़ों का विश्लेषण किया और उसकी तुलना प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जीत के अंतर से की। पैटर्न स्पष्ट है। एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से वास्तविक जीवित मतदाताओं को हटा दिया गया। एसआईआर का उद्देश्य बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से आए अवैध प्रवासियों की पहचान करके उन्हें हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए पूरे डेटा सेट में एक भी अवैध प्रवासी नहीं पाया गया। वास्तव में जो हुआ वो एसआईआर के नाम पर एनडीए के शासन में पीड़ित, गरीब और कमजोर मतदाताओं को हटाने का एक व्यापक अभियान था। उन्हें मतदाता सूची से हटाने के बाद जो भी बचे थे उन्हें मतदान करने से रोक दिया गया और फिर पूरी तरह से मनगढ़ंत चुनाव कराकर चले गए। ये आपके लिए लोकतंत्र की जननी है। यदि हम अभी इस खेल की योजना को नहीं समझेंगे तो भाजपा चुपचाप हम में से प्रत्येक को सूची से हटा देगी, हमारी जगह नए नकली ब्राजीलियाई लोगों को शामिल कर देगी, उनकी ओर से वोट डालेगी और हमेशा चुनाव जीतती रहेगी। यानी जो ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इसमें इसके साथ एक लिस्ट भी पूरी साझा की गई है जिसमें साफ साफ बताया गया है, देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों के नाम काटे गए। काटने के बाद भी जो मार्जिन आ रहा है उससे भी कहीं ना कहीं उसमें भी धांधली सफाई, मतलब साफ दिख रहा है। यहाँ पर जो ब्राजीलियन का जो जिक्र इस ट्वीट में किया गया है अविनाश जी, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा का जो जिक्र था, जो सबूत पेश किए थे राहुल गांधी ने कि किस तरह से ब्राजीलियन मॉडल जो एक नहीं 4-5 जगह पर वोट डालती है, अलग अलग नाम से वोट डालती है, उस मुद्दे का भी इसमें जिक्र किया गया है। और यह बताया गया है कि पूरी तरह से एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए की गई। और इससे यह साफ है कि आने वाले जो जिले हैं, खासकर अभी पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में ही चुनाव होना है और उस चुनाव में भी एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इस ट्वीट में उठाया गया है वो ये कि कहां हैं घुसपैठिए, जिन घुसपैठियों का सहारा लेकर, जिनका बार बार जिक्र करके ये कहा जा रहा था कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। जो बाहर के लोग बिहार में आकर बस गए हैं, जो वोट डाल रहे हैं, उनको निकालने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन पहले दिन से अभी तक वहां मतदान भी हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं। विपक्ष बार बार यह सवाल कर रहा है कि आखिर वो घुसपैठिए कहां है, उसका जवाब विपक्ष के पास अभी तक नहीं है। तो अविनाश जी, जो ये लिस्ट है इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? मतलब किस तरह से, थोड़ा सा इसे डिटेल कीजिए, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या मार्जिन है, किनको हटाया गया, उसका कितना असर पड़ा, इसको थोड़ा सा आप बताएं। नहीं, जो कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट पोस्ट की गई है उसमें 128 सीटों के नाम बाकायदा दिए गए हैं और यह बताया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के चलते कितनी सीट, मतलब जो एक विधानसभा सीट है उससे कितने मतदाताओं के नाम काटे गए और उसके बाद जो चुनाव क्या कराया गया वहाँ के परिणाम क्या क्या रहे और जो पार्टी जीती है, जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा वोट काटे गए हैं वहाँ पर एनडीए जीता है और ऐसी सीटों की संख्या 128 है। यानी अगर एसआईआर नहीं होता तो फिर ये 128 जो सीटें हैं वो सीटें मिलनी थी महागठबंधन को। एसआईआर के जरिए ये सारी सीटें महागठबंधन से निकालकर एनडीए को सौंप दी गई। जैसे जो लिस्ट जारी की कांग्रेस ने उसमें पहला नाम मोतिहारी का है। मोतिहारी सीट पर 54,013 वोट डिलीट किए गए थे और चुनाव उसके बाद पार्टी कौन जीतती है मोतिहारी से? बीजेपी जीतती है। कितने मार्जिन था? 13,563 का। यानी 54,000 वोट आप डिलीट करते हैं और 13,000 वोटों से बीजेपी जीत जाती है। अगर 54,000 वोट डिलीट नहीं होते और हम मानते हैं 67% के हिसाब से भी यदि वोटिंग हो जाती तो इस सीट पर बीजेपी कम से कम 30,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव हार जाती, क्योंकि एसआईआर के बाद जो वोट डिलीट करना और जो जीतने का अंतर है उसमें भी 40,000 से ज़्यादा का मार्जिन है।
उसी तरीके से जो दूसरी सीट है वो गोपालगंज की सीट है। गोपालगंज में वोट डिलीट होते हैं 66,270। चुनाव जीतने वाली पार्टी है बीजेपी, जीतती है वो कितने वोटों से? 28,972 वोटों से। और यदि हम मार्जिन को देखें, एसआईआर से जितने वोट काटे गए और जो जीत का अंतर है तो वो आता है 37,298। तो इसी तरीके से बाकी तमाम सीटें हैं, 128 सीटों का आंकड़ा दिया गया है। जैसे जिस तरीके से ब्राजील मॉडल का जिक्र किया कांग्रेस ने, 2 या 4 सीटों पर वोट नहीं डाले उन्होंने, बल्कि 22 बूथों पर, एक व्यक्ति 22 बूथों पर जाकर वोट डालता है। और उसका वोटिंग लिस्ट में हम राहुल गांधी ने उसका खुलासा भी किया था। 6 तारीख को पहले दौर का मतदान था, उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने बताया था किस तरीके से धांधली हो रही है। और एसआईआर में तो वो धांधली और भी ज़्यादा बढ़ गई। एक तरफ चुनाव आयोग ये बोलता है कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया हम लेके आए हैं उससे डुप्लीकेट मतदाता हटाए जाएंगे और जो 2 राज्यों में मतदाता हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। चुनाव आयोग के पास में एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिससे वो डुप्लीकेट मतदाताओं को आसानी से पकड़ लेता है। तो सवाल ये हो रहे हैं फिर बिहार में डुप्लीकेट मतदाता क्यों बने हुए हैं कि क्या चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट मतदाताओं को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया कि, या फिर जो डुप्लीकेट मतदाता पकड़े जा रहे थे वो बीजेपी के वोटर थे इसलिए उनके नाम इरेज नहीं किए गए। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो शुरुआत में सूची आई थी उसमें जितने लोगों के नाम बताए गए थे उसमें डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या कम थी। उससे की तुलना में कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए गए और बताया गया कि किस तरीके से वोटिंग लिस्ट में डुप्लीकेट मतदाताओं की भरमार बनी हुई है। दूसरे राज्य के तमाम लोग, चाहे उत्तराखंड के हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे हरियाणा के हो, जिन्होंने 1 साल पहले इन राज्यों में वोट डाला था, वो लोग जाकर बिहार चुनाव में वोट डाल रहे थे। बिहार के रहने वाले भी नहीं है, वो रहने वाले हरियाणा के हैं। लेकिन और आप ये भी कहें कि भाई वहाँ नौकरी कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, कोई भी काम धंधा वहाँ नहीं कर रहे थे। उनका सब कुछ हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तराखंड में। लेकिन वोट के समय वोट डालने कहाँ जा रहे हैं? वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। जिन लोगों ने हरियाणा में वोट डाला, जिन लोगों ने दिल्ली में वोट डाला, वो लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं। और संजय राउत ने तो जो दिल्ली चुनाव हुआ था उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था कि भाई बीजेपी के पास में तकरीबन 47 लाख ऐसे वोटर हैं जो हर चुनाव में वोट डालते हैं। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से ठीक कुछ दिन पहले या शायद एक दिन पहले ही राहुल गांधी, संजय राउत और प्रियंका वो सुप्रिया सुले की तरफ से, हाँ, उससे पहले ये पूरी जानकारी दी गई थी कि किस तरह से कुछ फ्लोटिंग वोटर्स हैं जिन्हें बाकायदा इस राज्य से उस राज्य भेजा जाता है। जो राज्य बीजेपी जीतना चाहती है वहां पर अगर हार रही होती है तो उन फ्लोटिंग वोटर्स को भेज दिया जाता है। और ये बात उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई थी। लेकिन जब बिहार चुनाव हुए तो बिहार चुनाव के दौरान संजय सिंह हो या पार्टी के दूसरे जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के और दूसरे तमाम नेताओं ने, दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने भी बाकायदा ट्वीट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया कि कौन व्यक्ति जिसने दिल्ली में भी वोट डाला था और आज वो 6 महीने बाद या बिहार में भी वोट डाल रहा है। तो ये कैसे संभव है? ये सवाल अब सबूतों के साथ पूछे जा रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगते थे या बीजेपी पर जो भी आरोप लगते थे, चुनाव आयोग उन्हें सिर्फ और सिर्फ खारिज कर देता था। जवाब देना भी कई बार जरूरी नहीं समझता था। लेकिन अब विपक्ष, खासकर कांग्रेस या राहुल गांधी, अब सबूतों के साथ आ रहे हैं जिसका असर यह है कि अब ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही। नहीं, जैसे बिहार चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक भी बुलाई गई और उसमें भी इसी बात पर चर्चा हुई कि भाई ये जो नतीजे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर जो स्थिति थी वो ये नतीजे को जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो उसके बाद फैसला हुआ है कि कांग्रेस और महागठबंधन के जो सहयोगी हैं वो वोट चोरी के लिए जो नतीजे आए हैं उनकी समीक्षा तो करेंगे, लेकिन जिस तरीके की धांधलियां हुई हैं उसके सबूत जुटाए जाएंगे और वो सबूत देश के सामने रखे जाएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग एक पार्टी को जिताने के लिए, कि भाई बीजेपी, ये भी कांग्रेस की तरफ से तो लगातार ये कहा भी जा रहा है कि बीजेपी को जो राज्य चाहिए होता है चुनाव आयोग वो राज्य बीजेपी को जिता देता है। और जिस राज्य के लिए बीजेपी कह देती है कि भाई नहीं, यहाँ पर चुनाव आप निष्पक्ष करा लीजिएगा, जैसे झारखंड का चुनाव होता है तो या कर्नाटक का चुनाव होता है, तो फिर वहां पर बीजेपी चुनाव हार जाती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यदि जरूरत होती है तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग लिस्ट में हेरफेर हो जाती है, विधानसभा चुनाव की जरूरत होती है तो वहां की वोटिंग लिस्ट में हेरफेर हो जाती है। और जिस राज्य में बीजेपी को जरूरत नहीं है ज्यादा, कि भाई यहाँ या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है कि भाई ये राज्य तो अपन जीत ही जाएंगे, तो फिर वहां फिर झारखंड जैसे परिणाम आते हैं।
तो साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने बिहार की मतदाता सूची को लेकर पूरा महागठबंधन इसकी समीक्षा कर रहा है। मतदाता सूची से लेकर बाकी की भी जो जहाँ जहाँ पर भी जो बीजेपी को जिताने की कोशिशें की गई हैं, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे वो काउंटिंग सेंटर पर हो, उन सभी की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद देश के सामने वो सारी चीज़ें लेके आई जाएंगी। क्योंकि चुनाव आयोग के पास जाने का तो कोई औचित्य बचा नहीं है कि चुनाव आयोग के पास आप जाएंगे भी तो चुनाव आयोग वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा विपक्ष के और कह देगा कि आपकी जो शिकायतें हैं वो सारी शिकायतें तथ्यहीन हैं, कोई उनमें दम नहीं है, और यदि आप शिकायतें लेके आए हैं तो आप एफिडेविट भी दीजिएगा। तो ऐसे में देश के सामने ही ये जो बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें जो भी धांधली हुई है उन सबको महागठबंधन की तरफ से देश के सामने लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उसके बाद आपको साफ साफ पता चल जाएगा। अभी तक तो जो कुछ सीटों के बारे में जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से डुप्लीकेट मतदाता थे, किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो पोस्ट किए हैं कि भाई 6 महीने पहले हम दिल्ली में वोट डाल रहे थे, अब 6 महीने बाद हम बिहार में वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल किसी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि कोई चेंजेस किए गए हो या फोटो के साथ कोई तरह का छेड़छाड़ की गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो ट्वीट या जिस तरह का जो पोस्ट है वो खुद उन्हीं लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया था जब उन्होंने दिल्ली में वोट डाला था, बाकायदा फोटो के साथ उसी तरह से मताधिकार का प्रचार करते हुए, और उसके बाद वो लोग बिहार में भी वोट डालने जाते हैं। लेकिन इस पर अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि विपक्ष ने बारीकी से नजर बनाए रखी है बीजेपी के लोगों पर या चुनाव आयोग की एक एक जो काम करने का तरीका है उससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही बुरी तरह से घिरते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी को लेकर जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं विपक्ष और ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है और यह तय हो चुका है कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, असम का होगा, तमिलनाडु का चुनाव होगा, उसके बाद अगले साल जो यूपी का चुनाव होगा, गुजरात का चुनाव होगा, ये बड़े चुनाव हैं, बड़े राज्यों के चुनाव हैं, इसको लेकर विपक्ष और ज्यादा तैयारी करेगा। और इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक बयान आया है, सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के नतीजों को लेकर और विपक्ष की क्या तैयारी है, क्या सबूत है, कैसे इस पूरे चुनाव को पलट दिया गया, क्या कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। मैं बस यही कहूंगी कि आंकलन करने की जरूरत है आरजेडी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी कि क्या कमियां रही होंगी उनके कैंपेन में जिस वजह से एक वन साइडेड नैरेटिव बना और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की इस तरीके की जीत हुई है। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर मैंने खुद ने इस पे ट्विटर पे पोस्ट किया था, महिलाओं को लेकर भागीदारी को लेकर उनकी बातें कर कर उनसे बात कर कर कैसे एक नैरेटिव ऑल्टरनेट बन सकता है विपक्ष के लिए, वो भी ध्यान में रखना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से ये लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, बट आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि बिहार की जनता ने बहुत उम्मीद जताकर उनको फिर से ये जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पे ये खरे उतरेंगे। तो अभी जिस तरह से हम सुन रहे थे प्रियंका चतुर्वेदी को और उससे पहले हमने प्रमोद तिवारी को भी सुना, लगातार यही बात चल रही है कि कुछ तो किया गया है, क्योंकि जो नतीजे थे वो ऐसे नहीं आ रहे थे। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो थे वो बता रहे थे कि तेजस्वी यादव की लहर है, कांग्रेस की लहर है, और ये हमने अभी चर्चा भी की अविनाश जी, जिस तरह से वोट शेयर जो बढ़ा है महागठबंधन का, जिस तरह से वोट भी बढ़े हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि जनता ने तो अपना नतीजा दिया, जनता ने तो बताया कि वो किसे चुनना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग पूरी मदद कर रहा है, और उस मदद का ही नतीजा रहा कि 200 पार पहुंच गया एनडीए। और ये चीज उस दिन भी देखने को मिली जब पहले चरण के मतदान हुए, दूसरे चरण के मतदान हुए, जिस तरह से स्ट्रांग रूम की खबरें निकल कर आई सामने, और ये देखने को मिला कि कुछ पर्चियां जो ईवीएम से निकलने वाली पर्चियां होती हैं वो बिखरी हुई पड़ी हैं। हर मौके पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए, लेकिन चुनाव आयोग ने जांच तो की पर उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, यहां तक कि लाठीचार्ज तक पुलिस की तरफ से किया गया। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं कि विपक्ष जो कह रहा था बिहार को लेकर वो सही साबित हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि विपक्ष पूरा सतर्क है। विपक्ष पहले जो बातें कर रहा था, जो दावे कर रहा था, अब सबूतों के साथ पेश कर रहा है। लेकिन अब बिहार में भी वही हुआ जो विपक्ष को जिस चीज का डर था,
अब आने वाले चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, वहां पर भी लगातार टीएमसी की तरफ से यही कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा अविनाश जी, जब एसआईआर प्रक्रिया की घोषणा हुई, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया होगी, उसके बाद से ही टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ धांधली करने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई, एनआरसी को लागू करने, पिछले दरवाजे से लागू करने की ये कोशिश है। तो लेकिन फिर भी वहां पर बिहार में भी एसआईआर प्रक्रिया हो, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, दूसरे राज्यों में भी होगी। और यह भी देखने को मिल रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में उस तरह की प्रक्रिया नहीं चल रही है जिस तरह से यहां चल रही है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। तो इसका क्या असर होगा? विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन बिहार में भी वो कामयाबी नहीं मिल पाई विपक्ष को। हालांकि सारे डेटा सामने हैं, सबूत सामने हैं, लेकिन इस पर अब चुनाव आयोग बुरी तरह घिरेगा। ज्ञानेश कुमार से जो सवाल पहले दिन से पूछे जा रहे हैं, 14 तारीख को फिर से सवाल किए गए, लगातार विपक्ष की तरफ से यही दावा किया गया कि ये जो जीत है ये चुनाव आयोग की जीत है। ये जो ज्ञानेश कुमार चाहते थे बिहार जीतना, उन्होंने जीत लिया। तो क्या यही पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा? मतलब विपक्ष की सुनवाई कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ बिहार में हुई, जो चीज़ महाराष्ट्र में हुई, वही कोशिश होगी पश्चिम बंगाल में भी। सबसे बड़ी बात, जो नतीजे आए हैं, आपको ना तो महाराष्ट्र में कोई लहर दिखाई दे रही थी, ना आपको बिहार में कोई लहर दिखाई दे रही थी। हर कोई कह रहा था कि कांटे की टक्कर है। दोनों ही गठबंधन बोल रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और दोनों में से कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि वो 2/3 मेजोरिटी लेके आ रहा है। लेकिन आप देखिएगा, जिस समय 2019 का लोकसभा चुनाव हमने देखा है, 1984 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हमारे सामने है। 1984 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता भी मान रहे थे कि कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है, सहानुभूति की लहर वो चल रही थी कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी की जान ली गई थी और उसके बाद जो चुनाव कराए गए थे, उन चुनाव में विपक्ष के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जब चुनाव नतीजे सामने आए तो कांग्रेस ने 414 सीटें जीती। इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिला। लेकिन आप देखिएगा कि आप सीट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कांग्रेस की सीट जीतने की जो परसेंटेज था वो 75% के करीब था। जबरदस्त लहर थी। अब उसके बाद 2019 में दोबारा हमने उस तरीके की लहर देखी, राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। उस समय हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक देखी थी और उसी के बाद चुनाव का ऐलान हुआ था। उस राष्ट्रवाद की लहर में बीजेपी और पूरा उनका गठबंधन 350 सीटें ही जीत पाया था। उस चुनाव में भी बीजेपी और उस गठबंधन का जो स्ट्राइक रेट था वो 65% से ऊपर नहीं गया था। यानी जब जबरदस्त लहर चल रही हो उस समय 65-70% का स्ट्राइक रेट हासिल करना भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जहां कांटे का मुकाबला चल रहा था, चाहे महाराष्ट्र की बात करें हम, चाहे हम बिहार की बात करें, उस कांटे के मुकाबले में बीजेपी और उसके गठबंधन का स्ट्राइक रेट, बीजेपी के तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट तो 90% पहुंच गया था, महाराष्ट्र में भी 85% के ऊपर था, और बिहार की बात करें तो यहाँ पर 90% था। और उनके गठबंधन का स्ट्राइक रेट की बात करें तो महाराष्ट्र में वो 81% था, बिहार में आकर वो 83% हो गया। यानी बिना किसी लहर के इतना जबरदस्त स्ट्राइक रेट, जब देश में सबसे बड़ी सहानुभूति की लहर और एक पार्टी के पक्ष में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, उस दौरान जो स्ट्राइक रेट बीजेपी और कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई, वो स्ट्राइक रेट बीजेपी और उसके गठबंधन सहयोगी बिना किसी मुद्दे के, बिहार चुनाव में कौन सा मुद्दा था? कोई मुद्दा नहीं था कि आप लालू प्रसाद यादव के 20 साल पुराने शासन को याद कर रहे थे। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी 20 साल बहुत होता है। बिल्कुल, क्योंकि भाई लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का तो आपने 2020 में भी ये याद किया था, लेकिन 2020 के चुनाव में तो कांटे की टक्कर दिखाई दी थी ना, सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था। 2015 में तो बिहार की जनता ने लालू प्रसाद यादव के गठबंधन को ही सीटें जता कर दे दी थी। तो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा क्या था? रोजगार का मुद्दा था, जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठा रहे थे। क्या नौकरी का मुद्दा था, बेरोजगारी थी, विकास का मुद्दा था। मतलब जो मुद्दे तेजस्वी यादव उठा रहे थे उन मुद्दों पर चुनाव हुआ, और उसके बाद नतीजे क्या आ रहे हैं? नतीजे बीजेपी के फेवर में चले जा रहे हैं। यानी बीजेपी के खिलाफ जो एक तरीके से जनता का आक्रोश था, जो मुद्दे थे वो सारे बीजेपी के खिलाफ थे, लेकिन चुनाव नतीजों में बीजेपी चुनाव जीत रही है। और वही हालत महाराष्ट्र में थी। महाराष्ट्र में सरकार चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा गूंज रहा था। आपने सरकारें चुराई, आपने पार्टियां चुराई, लेकिन चुनाव नतीजे क्या आए? लोकसभा चुनाव जब होता है तो हम देखते हैं नतीजे कुछ और आ रहे हैं। जबकि ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो सक्सेस रेट है वो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा रहता है, विधानसभा चुनाव में वो लोकसभा चुनाव से नीचे उतर आते हैं। लेकिन हमने जो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखे वो बिल्कुल ही अलग देखे। लोकसभा चुनाव में हम देख रहे हैं बीजेपी का गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हार रहा है,
सीटों के मामले में भी, वोट शेयर के मामले में भी। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव होता है वो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। पता चलता है कि भाई जो कहानी बदली गई है वो मतदाता सूची से बदली गई है, और जो पार्टी विपक्ष में जानी थी वो जबरदस्त मैंडेट के साथ में दोबारा से सत्ता में आती है। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र में किसी भी गठबंधन को नहीं मिली जितनी बड़ी जीत इस बार महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन को मिली है। बिहार में भी वही स्थिति लगभग हुई। अगर 2010 के चुनाव पर नतीजे हैं, अगर बीजेपी को 7-8 सीटें और मिल जाती उनके गठबंधन को, तो 2000 सीट के जो मतलब एक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे, उस रिकॉर्ड को भी जो एनडीए गठबंधन है वो तोड़ देता। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जब कोई लहर नहीं है तो उस समय आप 83 और 84% तक के स्ट्राइक रेट पर चले जाते हैं, और जब आपके पक्ष में लहर होती है तो आप 65% सीटें जीत पाते हैं। तो इसके पीछे सीधा सीधा वही जो मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, भाई इससे पहले क्या कांग्रेस हारी नहीं है? कांग्रेस 77 में हारी चुनाव, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए थे। कांग्रेस 89 में हारी चुनाव, लेकिन 89 में भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए गए। 1999 में हारे, उसके बाद नेक्स्ट एक साल बाद ही चुनाव हुआ, पहले 98 में हुआ, फिर 1999 में हुआ। दोनों चुनाव कांग्रेस हारी। 2014 का कांग्रेस चुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए थे। लेकिन जिस तरीके से 2019 के बाद से लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे, और अब तो वोटिंग लिस्ट पर ही सीधे सीधे सवाल उठने लगे कि वोटिंग लिस्ट ही अगर सही नहीं होगी तो चुनाव परिणाम कभी भी सही नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है। अभी हमने जिक्र किया हरियाणा का, महाराष्ट्र का और अब बिहार का। तीनों ही जगह पहले एनडीए की ही सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन 5 साल तक सत्ता में रही। या फिर हम बात करें, अगर बिहार की हम बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, तो वाकई में वहां पर सरकार तोड़कर बनाई गई, लेकिन कोई काम तो ऐसे नहीं हुए। यहां अगर हम बिहार की बात करें तो बीच में नीतीश कुमार उधर भी चले गए थे। जातिगत जनगणना का जो इतना बड़ा मुद्दा था वो तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर ही वो उसे पूरा करवा पाए, जो सर्वे रिपोर्ट आई। लेकिन इस सबका फायदा महागठबंधन को नहीं मिला, तेजस्वी यादव को नहीं मिला, या वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी जब पहले शिंदे जब इधर आए थे उससे पहले, तो वहां पर जो काम किए गए उसका फायदा उनको नहीं मिला। और बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग थे, और कुछ महीनों बाद ही जब महाराष्ट्र के नतीजे आते हैं तो अचानक से वहां पर इधर इन लोगों को फायदा हो जाता है, महायुति को, एनडीए को फायदा हो जाता है। जबकि लोकसभा चुनाव में वहां पर मजबूत दिखाई थी कांग्रेस, मजबूत दिखाई दिया था शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला गुट, मजबूत दिखाई दिए थे शरद पवार। लेकिन विधानसभा चुनाव में नतीजे पूरी तरह बदल जाते हैं और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज कहीं नजर नहीं आती। जबकि बिहार में आप बात 20 साल पहले की कर रहे हैं, 20 साल पहले जो सरकार जा चुकी है उसका असर आज तक बरकरार है, लेकिन जो 20 साल से सरकार बनी हुई है उसके में जो जंगल राज देखने को मिला, जो इतनी सारी घटनाएं बैक टू बैक बिहार में हुई पिछले कुछ ही दिनों में, मतदान से ठीक पहले, जब वहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी थी, उस दौरान भी इतनी घटनाएं सामने आई, उसका असर मतदान पर नहीं पड़ा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा नीतीश कुमार की लोकप्रियता का मुद्दा हो तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता क्या है? नीतीश कुमार 2014 में चुनाव लड़कर देख चुके हैं, उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी, और वोट शेयर के मामले में भी बहुत बुरी तरीके पिछड़ गए थे, सिर्फ 2 सीट लोकसभा में जीत पाए थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई नीतीश कुमार की बहुत जबरदस्त लोकप्रियता है और उसके सारे वो चुनाव जीत गए। और 20 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, ये चीज़ बीजेपी और उनके गठबंधन के नेता भी समझ रहे थे, और इसीलिए इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया था, क्योंकि बीजेपी के नेता ही इस चीज़ को दबी जुबान बोलते थे कि अगर नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित कर देंगे तो जो सीटें हमको मिलने वाली हैं वो सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। दूसरी बात ये, जिस तरीके का जैसे आपने आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया, तेजस्वी यादव तो 6 महीने से लगातार हर हफ्ते एक क्राइम बुलेटिन निकाल रहे थे। उनका कहना भी था कि भाई आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिएगा, इस समय की आप स्थिति देख लीजिएगा। और जिस समय लालू यादव की सरकार थी, लालू यादव की सरकार में तो बिहार पूरा एक, उसमें झारखंड भी उसका पार्ट था, बोले झारखंड और बिहार पूरा जो एकजुट बिहार था, उस समय जितनी अपराध क्राइम रेट था और आज की तारीख में नीतीश कुमार के सुशासन का जो क्राइम रेट है, आप दोनों की खुद ही तुलना कर लीजिएगा, आपको खुद असर साफ साफ दिख जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार में क्राइम रेट किस तेजी से ऊपर की तरफ उठा है। लालू राज की तुलना में इस समय अपराध बढ़ गए हैं। फिर आप लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज क्यों बोल रहे हैं? भाई अगर वो जंगल राज है तो फिर इसको आप महाजंगल राज बोलिएगा। चुनाव के समय इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों की जान लेने की खबरें आ रही थी, जो उम्मीदवार जेडीयू का चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव लड़ते लड़ते जेल चला जाता है,
लगातार सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार उसके प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। इससे पहले भी जब नीतीश कुछ समय के लिए एनडीए होकर महागठबंधन के साथ में गए थे, तब भी मोकामा सीट पर चुनाव हुआ था और हमने देखा था कि भाई मोकामा सीट पर उस समय जो इनके अनंत कुमार की बीबी चुनाव लड़ रही थी और उस समय वो आरजेडी से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन नीतीश कुमार हर जगह तो जा रहे थे, वो हर सरकारी कार्यक्रम में जा रहे थे, लेकिन मोकामा चुनाव की जब भी बात होती थी तो वो कहते थे कि भाई उनको चोट लग गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। इस बार भी वो मोकामा सीट पर प्रचार करने के लिए इस बार भी नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टिकट दिए और उनकी पार्टी के नेताओं ने प्रचार किया, वो साफ साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार को भी इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बाहुबलियों पर भरोसा था। उनको टिकट भी दिए गए, पार्टी की तरफ से उनका प्रचार भी किया गया। अनंत सिंह भले ही जेल चले गए, लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जिस तरीके से वहाँ डले रहे मोकामा में कि भाई हम चुनाव जितवा कर ही जाएंगे, तो वह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अब नीतीश कुमार कमज़ोर हो चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने उनको सीएम पद का जो चेहरा घोषित नहीं किया था और उसके बाद ये नतीजे, जाहिर सी बात है इन नतीजों पर पूरा का पूरा एनडीए भी आश्चर्य कर रहा है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इतनी सीटें कैसे मिल गई। अगर बीजेपी को जरा सा भी एहसास होता कि इस तरीके की सीटें आ जाएंगी तो फिर संभवतः बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बराबरी की सीटें भी नहीं लड़ती। भाई सीएम पद तो दिया ही नहीं। जेडीयू की तरफ से पहली कोशिश यही हो रही थी कि नीतीश कुमार को अगर सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा तो बीजेपी से हम बराबर की कम से कम सीटें ले लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार सीएम पद के उम्मीदवार घोषित नहीं हो पाए। लेकिन जेडीयू के लिए राहत की बात यही रही कि वो बीजेपी के बराबर चुनाव लड़ गए, इसलिए नीतीश कुमार आज सीएम पद की दावेदारी भी कर पा रहे हैं। नहीं तो नतीजे तो महाराष्ट्र वाले ही आए हैं। महाराष्ट्र में अगर 81% का एनडीए का सक्सेस रेट था तो यहाँ 83% का हो गया है। और कहीं यदि 83% की जगह ये 88% हो गया होता, 2-4% और बढ़ गया होता, तो फिर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें और खड़ी हो जाती। तो क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ एक जो एलजेपीआर है, चिराग पासवान की पार्टी, वो पार्टी उतनी सीटें नहीं जीत पाई। 29 सीटें दी गई थी, 28 पर वो लड़े, एक सीट पर उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया और वो 19 सीटें जीत पाए। अगर कहीं एलजेपीआर भी उसी स्ट्राइक रेट से 90 के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीत गई होती, क्योंकि बीजेपी को नहीं थी भाई सभी लोग इस तरीके से चुनाव जीत कर आ जाएंगे, तो फिर आज नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा भी नहीं हो रही होती। चर्चा खाली इसलिए हो रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के बिना इस समय सरकार बनाने वाली स्थिति में नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए बीजेपी को समय इंतजार करना होगा। और जो हमने चर्चा के शुरुआत में ही बोला था कि इस पूरे मामले में ने जो अभी भले ही नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन उनकी सरकार तभी चल पाएगी जब विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का होगा। अगर विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू का नहीं बनता है तो ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। और अब उस तरह से ही देखने को मिल रहा है कि सीएम फेस को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। बीजेपी अभी जश्न मनाने में व्यस्त है। साफ साफ कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ जश्न मनाइए, सीएम फेस जल्दी फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से सस्पेंस बरकरार रखा गया है जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में रखा गया था। बिल्कुल शपथ ग्रहण वाले दिन ये साफ हुआ था कि सीएम कौन बनने जा रहा है, जबकि ये साफ हो चुका था कि देवेंद्र फडणवीस को ही बनाने का मन है बीजेपी का। लेकिन फिर भी सस्पेंस बरकरार रहा था क्योंकि शिंदे अलग नाराजगी दिखा रहे थे और अजीत पवार की अपनी अलग नाराजगियां चल रही थी, लेकिन आखिरकार शिंदे को ही घुटने टेकने पड़े थे। तो अब यहाँ सवाल नीतीश कुमार पर है, क्या नीतीश कुमार भी शिंदे की तरह घुटने टेक देंगे? क्योंकि अगर राजनीतिक कद की बात की जाए तो नीतीश का कद बहुत बड़ा है और शिंदे का कद उतना बड़ा नहीं था। तो क्या नीतीश को भी उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा या नीतीश अब कोई और बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि शिंदे वाली जगह पर आकर डिप्टी सीएम बनना नीतीश के लिए कहीं ना कहीं गवारा नहीं होगा। और इसीलिए अब बिहार में भले ही नतीजे आ चुके हैं, साफ हो चुकी है तस्वीर, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जल्दी शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि सीएम कौन होगा? क्या नीतीश कुमार ये बर्दाश्त करेंगे कि उनसे पर्ची खुलवाई जाए, जिस तरह से हमने अभी चर्चा भी की, और पर्ची में किसी और का नाम लिखा हो? क्या नीतीश कुमार इस पर राजी होंगे? क्या नीतीश कुमार को किसी और तरह संतुष्ट किया जाएगा या नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन लेंगे? और एनडीए ने जो कोशिश, बीजेपी की तरफ से जो कोशिश थी नीतीश कुमार को पूरी तरह खत्म करने की, जेडीयू को पूरी तरह खत्म करने की, वो बीजेपी नहीं कर पाई। नीतीश कुमार अच्छी सीट्स लेकर आए हैं और उनके पास अभी भी एक पावर है हाथ में।
क्या अब नीतीश कुमार उसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे? इसी को लेकर बिहार की राजनीति पर अभी भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पूरे देश में बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है, बिहार के नतीजों की चर्चा हो रही है। सवाल दो हैं। पहला यही कि अब सीएम कौन होगा, नीतीश कुमार को किस तरह से मनाएगी बीजेपी, नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी या नहीं बनाएगी, और उसके अलावा जो बिहार में हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में भी नतीजे इसी तरह के हो जाएंगे? क्योंकि विपक्ष तैनात तो है, विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे ये जो पूरी धांधली हो रही है, किस तरह से चुनाव आयोग जो मदद कर रहा है उसका पर्दाफाश करे, और कर भी रहा है, लेकिन बिहार में भी उसका असर नहीं दिखाई दिया। तो अब पश्चिम बंगाल के लिए क्या तैयारी है? क्या ये धांधली रुकेगी? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है बिहार के नतीजे आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव, और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।